करो जल्दी। अरे क्या कर रहे हो यार? सॉरी सर, जल्दी 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 करो, आ जाओ जल्दी आओ। जितने रोड है सारे थालियां भर लो और सारी बेटियां बाहर निकलो। सारे डाल लो बेटी के अंदर। लेकिन सर ऐसा बाहर क्यों? सारे वोट जलाने। जल्दी करो, उठाओ वहां से जल्दी आओ। और भरी बेटियां बाहर लेके जाओ। देखो अलमारी को चेक करो, वो भरी बेटियां बाहर लेके जाना, वहां से निकालो। हाँ। ये बैंक लूटा नहीं गया। इस डर से कि हिंदुस्तानी नोट चीनियों के हाथ ना पड़ जाएं, बैंक मैनेजर ने पूरी करेंसी, पूरे नोट मंगवाकर जला दिए। हाँ, डालो डालो जल्दी करो। बेटी के सारे नोट निकाल के डाल दो उसमें। नोट तो सारे हमने जला दिए। हाँ। उन कॉइन्स का क्या करेंगे? लेकिन उस वक्त सिक्कों की भी बहुत कीमत होती थी और सिक्के तो जल नहीं पाते, तो बैंक मैनेजर ने पूरे सिक्के बोरियों में भरवा दिए। शहर के बीच में एक तालाब था और सारी बोरियां उसमें डुबा दी। नवंबर 1962। ये जो आपने देखा वो तो तेजपुर शहर की एक ही मिसाल है। वहां और क्या हुआ, वहां के लोगों ने क्या देखा, उन्होंने क्या भुगता, ये अब आप उन्हीं के मुंह से सुनिए। उस टाइम में चाय बागान के अंदर में मैनेजर था। हमने सुना कि वो लोग जो हैं यहाँ फुटिल्स में, मिसमारी के पास में फुटिल्स है, वहाँ पर आ गए हैं। फिर उस टाइम में ऐसा लगा कि भाई अब यहाँ पर शायद रहना सेफ नहीं हो सकता है। तो उस वक़्त फिर हम लोग जो हैं यहाँ से रात में इकट्ठे होकर सवेरे मॉर्निंग में यहाँ से हम लोगों को ले जाया गया। रास्ते में रोका पुला, वो कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हम तो तेजपुर जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं तेजपुर मत जाइए, हम लोग तो तेजपुर से वापस आ रहे हैं, वहाँ तो चाइनीज़ आने वाले हैं। पता लगा कि भाई यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी एसपी डीसी सब यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। स्टेट बैंक का पता लगा, स्टेट बैंक से सुना ऐसा कि भाई उन्होंने नोट वगैरह जो थे करेंसी वो जला दी है। तेजपुर में ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लोगों को चीन की फौज का डर था। यहाँ के बाशिंदों को लग रहा था कि किसी भी वक्त उनके शहर पर चीन का कब्जा हो जाएगा। 20 अक्टूबर 1962 से ही भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था और इसी दौरान प्रधानमंत्री नेहरू के एक ऐसे भाषण को लोगों ने सुना जिससे उनका डर और भी पक्का हो गया। ऐसा लगने लगा कि तेजपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट पर ही चीन का कब्जा हो सकता है। इस वक्त कुछ असम के दरवाजे पे दुश्मन है और असम खतरे में है। इसलिए खास तौर से हमारा दिल जाता है हमारे भाइयों बहनों पर जो असम में रहते हैं, उनकी हमदर्दी में, क्योंकि उनको तकलीफ उठानी पड़ रही है और शायद और भी तकलीफ उठानी पड़े। हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे और करेंगे, लेकिन कितनी ही हम मदद करें हम उनको तकलीफ से नहीं बचा देंगे। और असम खतरे में है, इसलिए खास तौर से हमारा जिस तकलीफ की चर्चा प्रधानमंत्री नेहरू कर रहे थे वो सिर्फ असम के लोगों की ही नहीं थी। पूरा देश 1962 में चीन से हुए हमले का दर्द झेल रहा था। इसकी शुरुआत हुई 19-20 अक्टूबर 1962 की दरमियानी रात। इसी रात चीन ने भारत पर हमला किया। 20 तारीख की सुबह स्टैंड 2 होता है 4:30 पौने 5 के बीच में। हम लोग स्टैंड 2 के लिए उठे, बाहर निकले अपने ट्रेंचेस बंकर से। उसी वक्त शेलिंग शुरू हुआ, पहला शेल गिरा हुआ। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लड़ाई शुरू होने के 2 दिन बाद देश के नाम पहला संदेश दिया। भाइयों बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए हैं और करते जाते हैं। जहां के एक बहुत ताकतवर दुश्मन, जिसको ज़रा फिक्र न शांति की थी न शांति के तरीक़ों की, उसने
हमें धमकी दी और उस धमकी पर अमल भी किया। इसलिए वक्त आ गया है कि हम इस खतरे को पूरी तौर से समझें। आजादी को सिर्फ 15 साल हुए थे। हमारे देश की उत्तरी सीमा पे एक बहुत बड़ा देश चीन, उसके साथ हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा था, चाह रहा था कि गहरे रिश्ते रहे, गहरा संबंध रहे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते चीन और हिंदुस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो ऐसे लग रहा था जैसे चीन हिंदुस्तान पे हमला करने वाला है और हिंदुस्तानी फौज इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बीजी वर्गीस, जो उस वक्त के वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट थे, पत्रकार थे, वो लड़ाई से 10 दिन पहले हिंदुस्तानी फौज की तैयारियों का जायजा लेने अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में पहुंचे। ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर और नवंबर, और काफ़ी ऊंचा है, 15-16 हज़ार फीट, बहुत ठंड। वो शर्ट स्लीव्स में या एक हल्का से पुलोवर पहन के, जिम शूज, सॉक्स से काम वो कर रहे। उनके पास सब चीज की कमियां थी। रिटायर्ड ब्रिगेडियर एसपी श्रीकांत तब मेजर हुआ करते थे और तब के नेफा के धौला फ्रंट पर सेना की एक टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे। हम जब तवांग में थे, हम लोग जब बेनेट ट्रेनिंग करते थे ना, सुबह जब डमी बनाते हैं उसमें हम घोंपते हैं, वो उसमें हम लोग ने चाइनीज का बनाया था शक्ल, ताकि अभी लोग को ये पता लग जाए इनको मारना है चाहे कुछ हो जाए। मगर हुक्म आ गया कि नहीं, ये बंद करिए, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई हैं। अब भाई भाई के सिलसिले में हम उसी में चक्कर में रह गए। मेजर श्रीकांत को भारत चीन लड़ाई में वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन मेजर श्रीकांत जैसे सिपाहियों की वीरता अरुणाचल और लद्दाख में चीनी सेना को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाए। दुख तो बहुत होता है। रेट्रोस्पेक्ट में हम कहते हैं कि लड़ाई हुई नहीं, ऐसे लड़ाई थोड़ी होता है। और प्लानिंग इस पर अमेरिका में था ही नहीं। वो उसी वक्त वो रेकी के लिए गए थे, ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडर। लड़ाई के शुरुआती दिनों में ही साफ हो गया था कि हिंदुस्तान की फौज चीन का सामना नहीं कर सकती थी और देखते ही देखते उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी लद्दाख के चुशूल में रेजांगला और पूर्व में नेफा के तवांग से लेकर बॉम्बडिला तक चीनी सेना ने अपना लाल झंडा गाड़ दिया। भारतीय फौज तितर बितर हो गई। लड़ाई के 30वें दिन जवाहरलाल नेहरू ने फिर से देश के नाम संदेश दिया। इस रेडियो ब्रॉडकास्ट को कई लोग हार का औपचारिक ऐलान मानते हैं। सीला एक पास है, पहाड़ है बोमडिला के ऊपर, तवांग और बोमडिला के बीच में, और बोमडिला भी हमारे हाथ से निकल गया। रंज हुआ इसको सुनकर, रंज हुआ कि हमारी फौज को हटना पड़ा वहां से। इसके माने ये हैं कि जो लड़ाई हमारे सामने है उसको हमें जारी रखना है। थोड़े दिन नहीं, बहुत दिन, महीनों नहीं, सालों रखना है जारी। हम लड़ते जाएंगे और अगर बीच में कहीं कहीं हारे तो उससे हम और ताकत पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नेहरू ऊपरी तौर पर देश को लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन चीन ने नेहरू को दोबारा लड़ने का मौका ही नहीं दिया। 20 नवंबर की रात चीन में भारतीय एम्बेसडर को वहां के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने बुलाया और कहा कि आधी रात से चीन की सेना सीज फायर कर देगी और हफ्ते भर बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। चीन के एक तरफा ऐलान के साथ ही लड़ाई खत्म हो गई। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसका घाव हमेशा के लिए रह गया। 1 महीने तक चले इस युद्ध में भारत बहुत कुछ गंवा चुका था। चीन ने भारत की
42,735 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। ये इतनी जमीन थी जिस पर देश की राजधानी दिल्ली जैसे 28 शहर बस सकते थे। भारतीय सेना के 1,383 सैनिक शहीद हुए थे और 1,047 सैनिक बुरी तरह घायल हुए। (1696) सैनिकों का कुछ पता ही नहीं चला और करीब 4,000 सैनिकों को युद्ध बंदी बनने की यातना झेलनी पड़ी। हम युद्ध हार चुके थे। चीन के साथ लड़ाई को 50 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे चीन के साथ संबंध उस लड़ाई से प्रभावित है। आज भी चीन और हमारे बीच के बॉर्डर में छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहती हैं। सवाल यही नहीं है कि ये लड़ाई हम हारे क्यों, सवाल ये भी है कि ये लड़ाई हुई क्यों। क्या लड़ाई के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता था? क्या लड़ाई जरूरी थी? और क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त बहुत बड़े डिप्लोमेट, बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टेट्समैन माने जाते थे, क्या वो चीन के बारे में चुप गए? चीन से लड़ाई में हार या लड़ाई की असल वजह क्या है? इन दोनों ही बातों के तह तक जाने के लिए साल 1950 की घटनाओं को समझना होगा। दोनों देशों का मौजूदा इतिहास कमोबेश एक साथ ही शुरू होता है। भारत 1947 में आजाद हुआ और उसके 2 साल बाद ही चीन में माओ त्से तुंग और चाओ एन लाई के नेतृत्व में लंबे संघर्ष के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से एक साम्यवादी देश बना। दोनों देशों का मौजूदा सफर एक साथ ही शुरू हुआ। We recognize their government। हमने चीन की हिमायत की।